चलिए फिर चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया था। क्या कॉन्ट्रैक्ट्स? ठीक है, तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया था। आइटम रेट हो गया, आइटम रेट है ना, फिर परसेंटेज रेट, ऐसे हमने बहुत सारे पढ़ लिए थे कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? एक लॉफुल एग्रीमेंट होता है इन दोनों के बीच में, क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए थे पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो आज की क्लास की जो है वो उसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया था गूगल क्लासरूम में। मेरे ख्याल से सब लोगों ने पढ़ा है उसको। ठीक है, तो उसी को मैं समझा देता हूँ आपको आगे। उसमें कुछ कुछ और टर्म्स है, फिर आज कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहले हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? देखिए, हमने पढ़ा था कि उसको अर्नेस्ट मनी देनी होती है पहले। ठीक है, अर्नेस्ट मनी के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट आपको सबमिट करना होता है। उसके कुछ टेंडर फॉर्म्स होते हैं। टेंडर फॉर्म्स आपके वो फॉर्मेट है जिसमें उसको अपना कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करना है। ठीक है, तो अगर ये सब ना हो तो उस टेंडर को क्या बोलेंगे हम? इनफॉर्मल टेंडर। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। ठीक है, a tender is said to be informal when it is not supported by requisite earnest money in the prescribed manner। ठीक है, मतलब earnest money उसने सबमिट नहीं करी है टेंडर के साथ, या फिर earnest money करी भी है तो उस मैनर में नहीं करी है जिस प्रिस्क्राइब मैनर में वो चाहिए था। जैसे अर्नेस्ट मनी आपका चेक के फॉर्म में या डीडी के फॉर्म में आपको सबमिट करना होता है, बट अगर वो कैश के फॉर्म में सबमिट कर रहा है तो वो भी एक टाइप ऑफ इनफॉर्मल टेंडर हो जाएगा, क्योंकि उसने अर्नेस्ट मनी उस मैनर में नहीं करा है जिस मैनर में मांगा गया था। When it is not submitted in the tender form sold by the department or by the due date and time notified in the notice inviting tender। मतलब टेंडर फॉर्म मैंने बताया था आपको, टेंडर फॉर्म में एक आपका फॉर्मेट होता है कि हाँ इस फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्टर को अपना टेंडर सबमिट करना है। तो या तो कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर फॉर्म में सबमिट नहीं करा है, टेंडर फॉर्म के फॉर्मेट में उसने सबमिट नहीं करा है। ठीक है, या फिर तो ड्यू डेट एंड टाइम था जिस जिसके पहले पहले उसको टेंडर सबमिट करना था, उसने उस डेडलाइन को नहीं फॉलो किया, उसके बाद उसने टेंडर को सबमिट किया। ठीक है, when the tender form is not properly filled in or signed by the contractor। मतलब जब टेंडर फॉर्म में उसने कॉन्ट्रैक्ट दे तो दिया, उसने टेंडर फॉर्म के फॉर्मेट में सबमिट तो कर दिया, बट ना ही वो प्रॉपर्ली फिल्ड है ना ही वो साइंड है। ठीक है, या तो वो टेंडर फॉर्म प्रॉपर्ली फिल्ड नहीं है, मतलब जहां पर उसको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन उसने नहीं दी उसमें, या फिर फिल्ड तो है बट वो कॉन्ट्रैक्टर से साइंड ही नहीं है। ठीक है, इनफॉर्मल टेंडर कुछ नहीं है, जो भी आपके प्रिस्क्राइब मैनर है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स है, उसको अगर कॉन्ट्रैक्टर अपने टेंडर में फॉलो नहीं करता है, कोई भी एक रूल को अगर उसने फॉलो नहीं किया, तो वो टेंडर अपने आप इनफॉर्मल बन जाता है। ठीक है, ये टेंडर्स बेसिकली कभी भी एक्सेप्ट नहीं होते हैं, बट अगर किसी भी प्रोजेक्ट में किसी और कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर भेजा ही नहीं, तो इस टेंडर को हम वापस भेजेंगे कॉन्ट्रैक्टर को और उसको बोलेंगे कि प्रॉपर फॉर्मेट में दो, फिर हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर कॉम्पिटिशन है बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, अगर 5-6 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपना टेंडर भेज दिया है, तो इनफॉर्मल टेंडर अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अनबैलेंस टेंडर। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई चोरी करता है या मुनाफा कमाता है, वो इसी के हिसाब से कमाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसमें होता है? आइटम रेट टेंडर में। आइटम रेट टेंडर आपको पता है, हर आइटम ऑफ वर्क के हिसाब से उसमें रेट्स होते हैं। तो अनबैलेंस टेंडर का होने के चांसेस सबसे ज्यादा आइटम रेट टेंडर में ही होते हैं। अगर आपको याद होगा, आइटम रेट टेंडर में हम लोगों ने जब उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, तब हम लोग को पता लगा था कि आइटम रेट टेंडर में एक अनबैलेंस टेंडर का चांसेस होता है, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट को। कैसे हो सकता है, हम इसको पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। In item rate tender, contractors quote their rates for each and every individual item। आपको पता है हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए वो रेट कोट करता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स रिगार्डिंग आइटम ऑफ वर्क एज विच आर लाइकली टू बी इंक्रीज्ड एंड विच आर लाइकली टू बी डिक्रीज्ड। कोई ऐसा काम जो या तो इंक्रीज होने वाला उसकी क्वांटिटी, जैसे हमने बोला कि हमें 500 क्यूबिक मीटर की कंक्रीटिंग करनी है,
बट कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि ये काम 500 क्यूबिक मीटर में नहीं होगा, उससे ज्यादा का ही मटेरियल लगने वाला है, मतलब 750 या फिर 1000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लग सकता है। ठीक है, तो या तो विच आर लाइकली टू बी इंक्रीज्ड और विच आर लाइकली टू बी डिक्रीज्ड। अ कॉन्ट्रैक्टर कोट हाई रेट फॉर द आइटम लाइकली टू बी इंक्रीज्ड एंड लेस रेट फॉर आइटम लाइकली टू बी डिक्रीज्ड। मतलब उसने हाई रेट मतलब 100 क्यूबिक मीटर के लिए उसने 500 रुपए समझ लो कोट किया। ठीक है, पर आप देखोगे कि 500 रुपए जो है वो काफी कम कोट किया है उसने। क्यों? कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि 100 क्यूबिक मीटर का पैसा तो लगने ही नहीं वाला है, उससे कम का ही लगेगा। ठीक है, और किसी कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं है, बस उस कॉन्ट्रैक्टर को पता है। ठीक है, तो काफी एक्सपीरियंस्ड अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसको पता है कि ये एक छोटी सी लूप होल है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो ये वाला काम कर सकता है। ठीक है, इफ द इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्रैक्टर प्रूव्स टू बी करेक्ट, द टेंडर बिकम्स अनबैलेंस्ड एंड द डिपार्टमेंट लूजेस हेवीली इफ द वर्क इज अबॉर्ड टू द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। देखो, अब डिपार्टमेंट ने उससे उसको 500 क्यूबिक मीटर के लिए 500 रुपए दिए। ठीक है, बट अगर अगर कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि सिर्फ 300 क्यूबिक मीटर लगने वाला है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इफेक्टिवली उसने 300 क्यूबिक मीटर के लिए 500 500 रुपए कोट किया है, ना कि 500 क्यूबिक मीटर के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर इतने में काम कर देगा, पर हम तो उसको पैसा देंगे 500 क्यूबिक मीटर के हिसाब से, पर काम तो इतना हुआ नहीं, काम तो उतने से कम में हो गया, मतलब हमारा कम काम के लिए हमने ज्यादा पैसा खर्च दिया। ठीक है, समझ गए? आइटम में टेंडर्स अनबैलेंस टेंडर में अकर, मैंने कहा था आइटम में टेंडर में अनबैलेंस टेंडर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब हम एक अनबैलेंस टेंडर का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है, इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, आपका डीडीए आपका वो क्लाइंट है जो कॉन्ट्रैक्टर से टेंडर्स मांग रहा है, हैविंग शेड्यूल ऑफ रेट विदाउट रेट, शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज विदाउट रेट, मतलब उसके पास उसको ये तो पता है कि हमें इतना काम करना है, बट उसको उसने रेट कॉन्ट्रैक्टर से इनवाइट किया है। कॉन्ट्रैक्टर आप बताओ इस काम के लिए आप कितना रेट कोट करोगे? थ्री कॉन्ट्रैक्टर्स एक्स वाई एंड जेड have participated in the tender and offered their respective rates as below. After completion of the work, the bills with the respective rates has also been shown to compare the cost. ठीक है, समझते हैं इसको। ठीक है, तो आपका काम क्या है? सबसे पहला काम है अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन with lead up to 50 मीटर and lift up to 1.5। मैंने लीड बताया था क्या होता है, आपको जहाँ से खुदाई हुई है वहां से हॉरिजॉन्टली कितना दूर जाके आपको मिट्टी फेंकनी है, और लिफ्ट मतलब आपका कितने गहरा खुदाई वो करना है, तो 1.5 मीटर खुदाई करनी है और 50 मीटर उस सॉइल को लेके। ठीक है, इतना क्वांटिटी 3000। ठीक है, 3000 क्यूबिक मीटर की एक्सकेवेशन हमको करनी है। ठीक है, रेट एंड अमाउंट कोटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। तो एक्स ने बोला है हम 64 रुपीज पर क्यूबिक मीटर चार्ज करेंगे, वाई ने बोला 65, जेड ने बोला 63। तो एक्स के हिसाब से कितना पैसा लग जाएगा? 192,000। वाई के हिसाब से 1,95,000। जेड के हिसाब से 1,89,000। ठीक है, तो अब देख रहे हो इस वक्त जेड लोएस्ट है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वर्क ये है प्लान। ठीक है, ये प्लान क्वांटिटी है कि इतना क्वांटिटी हमारा काम। ठीक है, और ये है एक्चुअली डन, इतना क्वांटिटी साइट पे एक्चुअली हुआ है जिससे पूरा काम हो चुका है। ठीक है, तो इन दोनों में जब डिफरेंस आता है ना, तो इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस आया, ठीक है, तब हमारा अनबैलेंस टेंडर का चांस बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो क्वांटिटी 3000, रेट एंड अमाउंट कोटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर 64 पर क्यूबिक मीटर, 65 पर क्यूबिक मीटर, जेड ने बोला 63। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वर्क एक्चुअली डन 3000। तो ये क्वांटिटी जो प्लान थी और जो क्वांटिटी ऑफ काम हमने किया है दोनों सेम है। ठीक है, आपका जो काम किया किया गया है वो इक्वल है जितना कोट किया था उसने। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडिंग एंड लेइंग कंक्रीट 1:2:4 विद स्टोन एग्रीगेट और 20 mm नॉमिनल साइज। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी बोली है? 100 mm 100 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी बोली है कंक्रीटिंग के लिए। ठीक है, तो एक्स ने कितना कोट किया? 1600 पर क्यूबिक मीटर, वाई ने 1605 पर क्यूबिक मीटर, जेड ने 1800 पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो आप देख रहे हो जेड ने इस कंक्रीटिंग के लिए सबसे ज्यादा रेट कोट किया है। ठीक है, 1800। वाई ने कम किया है, एक्स ने उससे भी कम किया है। ठीक है, तो जेड का कितना क्वांटिटी बन रहा है? 1,80,000, वाई का 1,60,500 और एक्स का 1,60,000। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, देखिए ये 100 क्यूबिक मीटर का हमने प्लान किया था। ठीक है, बट काम उससे ज्यादा का हुआ है। ठीक है, काम उससे
क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे? मैंने तो कोई दिक्कत ही नहीं की है, उसको लिंक को क्लिक ही तो करना है सर बस। लॉक कर रखा है, ज्वाइन आपने नहीं कर पा मीटिंग रहे तो लॉक उसमें कर हम क्या रखी है। कर सकते? तो सेकंड क्लास में ज्वाइन कर लेंगे वो लोग, ठीक है, सेकंड क्लास में ज्वाइन कर सर लेंगे। 2 ही बच्चे हैं। कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों ने ज्वाइन तो कर ही लिया है, तो जैसे आप 2 लोग ही ज्वाइन बच्चे हैं किया सर। वैसे उन लोग को ज्वाइन करना है, ठीक है। उनको बोलो फिर से करने के लिए, ठीक है। उनको, मैंने एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर, मैंने उसको ठीक कर दिया है, उनको बोलो फिर से ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और जिनने मिस किया है वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, ठीक है। उनको बोलो फिर से ज्वाइन करने के लिए, आ जाएंगे वो, ठीक है। चलिए, तो अनबैलेंस टेंडर की बात कर रहे थे। तो कंक्रीटिंग के लिए देखो प्लांट कितना था, 100 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी प्लांट थी हमारी, ठीक है। और कितना काम हुआ है, 130, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना कोट किया गया है रेट, उससे ज्यादा पैसा हमारा लगने वाला है, ठीक है। अब तीसरा, तीसरा है मेन, ठीक है। इसको आपको ध्यान से देखना है। तीसरा वाला, तीसरे वाले में क्या झोल हो रहा है, क्या बोला है इनने? ब्रिक वर्क विद फर्स्ट क्लास ब्रिक विद सीमेंट मोर्टार ऑफ 1:4, ठीक है। आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है, सीमेंट मोर्टार 1:4 का है। सीमेंट मोर्टार में को पता है मोर्टार में क्या होता है, मोर्टार में आपका ठोस एग्रीगेट नहीं होता है, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है। तो 1:4 मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट विद 4 पार्ट्स ऑफ सैंड, ठीक है। चलिए, अब क्वांटिटी कितनी प्लान्ड है, 100, ठीक है। तो एक्स ने बोला 1290 पर क्यूबिक मीटर में लूंगा पैसा, वाई ने बोला 1250 पर क्यूबिक मीटर पैसा में लूंगा, जेड ने बोला 1100 पर क्यूबिक मीटर पैसा में लूंगा, ठीक है। बट काम हुआ कितना एक्चुअली, 50 50 क्यूबिक मीटर ही हुआ प्लान, टोटल 50 क्यूबिक मीटर लगा, ठीक है। तो जेड को ये पता था ऑलरेडी, जेड को ये ऑलरेडी पता था कि जो 100 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी इनने कोट करी है क्लाइंट ने, इससे कम में ही हो जाएगा काम, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने सबसे कम रेट कोट किया यहाँ पे, क्योंकि उसको पता है कि सबसे कम पैसा इसी में लगेगा, ठीक है। तो उसने कोट कर दिया, समझ गए। तो अब देखो, जब कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर सबमिट किया, तो उस हिसाब से टोटल कॉस्ट एक्स का आ रहा है 4,81,000, वाई का आ रहा है 4,80,500 एंड जेड का आ रहा है 4,79,000। तो ये बताओ, इन तीनों में से किसको हम चुनेंगे अभी इस वक्त? अभी इसको मत देखो, इन तीनों में से कौन लोएस्ट है और किसको हम चुनेंगे, बताओ काम करने के लिए। बताओ चैट पे, चैट पे बताओ मेरे को, इन तीनों में से किसको आप चुनेंगे, जेड को, वाई को कि एक्स को? जेड, ठीक है, जेड को चुनेंगे, ठीक है। अब देखो इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और कैसे ये एक अनबैलेंस टेंडर बन जा रहा है। देखो, वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली डन यहाँ पर है। तो ये तो प्लान वर्क था कि जो डीडीए ने बोला कि भैया मैं इतना काम करवाना है, ठीक है। बट कितना काम हुआ वो डिफरेंट है। अर्थ वर्क तो इतना ही है, ठीक है। बट जो कॉन्क्रीटिंग थी, ठीक है, और जो ब्रिक वर्क था, वो आपका डिफर कर रहा है, ठीक है। तो उस डिफर करने की वजह से कैसे ये एक नुकसानदायक प्रपोजल बन जा रहा है डीडीए के लिए, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई एंड जेड एक्चुअली वर्क एक्चुअली डन, अर्थ वर्क का वो तो सेम ही है, तो ये कॉस्ट तो सेम ही रह गई, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। उसके बाद देखो, ये है कंक्रीटिंग का, 100 क्यूबिक मीटर प्लान था बट हुआ है 130, ठीक है। तो इनके रेट्स के हिसाब से अब कितना बन रहा है ये, इसने बोला 1600 पर क्यूबिक मीटर, तो 1600 इंटू 130 टोटल कॉस्ट आ जाएगा एक्स का, ठीक है। तो इसने बोला था 1605 पर क्यूबिक मीटर, 1605 इंटू 130, तो इसका वाई का कॉस्ट आ जाएगा, वाई कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा लेगा उसका कॉस्ट आ जाएगा। फिर जेड ने बोला था 1800 पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो 1800 इंटू 130, तो इसका आ गया 234। तो आप देख लो जेड क्या कर रहा है, जेड क्या किया उसने, जो काम उसको एक्सपीरियंस से पता है कि इंक्रीज होने वाला है, उसके लिए उसने रेट हाई कोट किया, ठीक है। और जो काम उसको पता है एक्सपीरियंस से कि कम होने वाला है, ठीक है, जितना प्लान्ड है उससे कम में वो काम हो जाएगा, उसके लिए उसने रेट कम कोट किया, ठीक है। तो देखते हैं ब्रिक वर्क में क्या किया उसने। तो यहाँ पे 1290 पर क्यूबिक मीटर इंटू 50, तो यह इसका कॉस्ट आ गया, ठीक है। फिर 1250 इंटू 50, तो इसका कॉस्ट आ गया 62,500। फिर जेड के लिए 1100 पर क्यूबिक मीटर, तो इंटू 50, तो इसका कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो जेड का कॉस्ट कम आया है सबसे, ठीक है, सबसे कम आया है। यहाँ पर भी जेड का कॉस्ट सबसे कम आया है, ठीक है। बट यहाँ पर जहाँ पे जेड को ऑलरेडी पता था कि क्वांटिटी बढ़ने वाली है, वहां पर जेड का कॉस्ट सबसे ज्यादा आया है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर फाइनल कॉस्टिंग में यहाँ पर जेड लोएस्ट था, ठीक है, बट यहाँ पर क्या जेड लोएस्ट है? जब एक्चुअल वर्क करने के बाद, एक्चुअल वर्क करने के बाद जो कॉस्ट आया टोटल, उसमें देखो जेड सबसे ज्यादा है, जेड सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, समझ रहे हो? देखो लोवेस्ट कौन था? लोवेस्ट एक्चुअली एक्स था। एक्स को तो पता ही नहीं था, एक्स ने तो बस को बिल्कुल जेन्युइन रेट्स कोट किए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स सबसे ज्यादा था, बट एक्चुअल वर्क करने के बाद एक्स एक्स टर्न आउट टू बी द लोवेस्ट और चीपेस्ट कॉन्ट्रैक्टर, देख रहे हो? तो यहाँ पर कितना नुकसान हो गया? यहाँ पर 478 था, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट कितनी दी उसको? 479। हमने सेलेक्ट जेड को किया और जेड को इतने पैसे दे दिए, ठीक है। बट कितने पैसे एक्चुअली लगते हैं हमारे? 464,500। तो देखो हमें, हमारे पास 14,500 का नुकसान हो गया। तो क्या ये अनबैलेंस टेंडर का एग्जांपल सबको समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? अगर कोई डाउट है तो पूछो। देखो इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है, ये तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक नॉर्मल एग्जांपल है। आप जब साइट पर जाएंगे आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसका क्वांटिटी कैलकुलेट करके, जैसे हम लोगों ने छोटी मोटी बिल्डिंग का क्वांटिटी कैलकुलेट किया है, 2 रूम बिल्डिंग, 3 रूम बिल्डिंग, बिल्डिंग में नहीं, हाउस, हमने छोटे मोटे घरों का एस्टिमेशन किया है। इसलिए आपको लग रहा है कि यार वो एस्टिमेशन तो बहुत एक्यूरेटली करते थे, तो इतना डिफरेंस कैसे आ गया, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, उसके बाद उसमें ये काम हो सकता है। कैन क्लाइंट एक्सेप्ट डिफरेंस इन वर्क डन? क्यों नहीं करेगा एक्सेप्ट? क्लाइंट ने 100 क्यूबिक मीटर का बोला था, गलती किसकी है इसमें? गलती तो क्लाइंट ने की है ना। तो क्लाइंट खुद अपनी गलती क्यों एक्सेप्ट करेगा? करेगा एक्सेप्ट? क्लाइंट ने खुद बोला बोला ना कि 100 क्यूबिक मीटर करना है, वो जो 50 क्यूबिक मीटर में हो गया, वो गलती कॉन्ट्रैक्टर की थोड़ी ना है, वो गलती तो क्लाइंट की है कि 100 क्यूबिक मीटर बोला। क्लाइंट को ऑब्वियसली पहले, सबसे पहली बात तो एस्टिमेशन पे से करनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद जब उसने देखा कि एक बंदे ने एक में रेट सबसे ज्यादा कोट किया है, जैसे आपने देखा कॉन्क्रीटिंग में, और एक में बहुत कम किया है, तो उसको चेक करना चाहिए था, ठीक है। पर ये एक ऐसी गलती है जिसके लिए बहुत ज्यादा चेकिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए अनबैलेंस टेंडर आप देखेंगे काफी कॉमन है, काफी कॉमनली ये आपका आइटम टेंडर पे आ जाता है ये वाली गलती, ठीक है। तो इसलिए इतना ज्यादा माथापच्ची नहीं करते हैं इसमें, बट हाँ अगर कोई छोटा मोटा काम है, जैसे 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर की बिल्डिंग का काम है, तो उसमें बहुत एक्यूरेटली हम एस्टिमेट करते हैं ताकि ये वाली गलती ना हो, ठीक है। तो ये है आपका अनबैलेंस टेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अर्नेस्ट मनी, ठीक है। अब अर्नेस्ट मनी मैंने पहले बताया था क्या होता है। अर्नेस्ट मनी आपका 2 to 5% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होता है। मतलब अगर 5 करोड़ का काम है, ठीक है, अगर टोटल 5 करोड़ का काम है, तो 5 करोड़ का 2 to 5% पैसा कॉन्ट्रैक्टर टेंडर के साथ सबमिट करता है, बिड टेंडर, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो क्लाइंट आपका एनआईटी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर पब्लिश करता है न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर टेंडर सबमिट करता है, टेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्टर को अर्नेस्ट मनी भी सबमिट करनी होती है, तो 2 to 5% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होता है, ठीक है। चलिए अब अच्छे से पढ़ते हैं इसको। Earnest money is a security deposit by contractors with their tenders as a guarantee to ensure that they do not back out after their tenders are accepted. ठीक है, क्या मतलब इसका? अर्नेस्ट मनी वो पैसा होता है जो कॉन्ट्रैक्टर में टेंडर के साथ सबमिट करता है, ताकि अगर कल को वो कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो टेंडर है वो अगर एक्सेप्ट हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्टर ये ना बोले अरे नहीं नहीं साहब जी मुझे नहीं करना ये काम, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि टेंडर एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं टेंडर्स को, ठीक है, अपने कैलकुलेशन को चेक करते हैं, उसके बाद किसी टेंडर को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर सबमिट किया है वो उसके टेंडर को एक्सेप्ट करने के बाद भाग ना जाए, ठीक है ना। तो इसलिए उसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी होती है, ठीक है। एक एग्जांपल दूं, जैसे समझ लीजिए कल को आप कोई फ्लैट खरीदने गए, ठीक है, फ्लैट समझ लीजिए 10 लाख का फ्लैट है आपका, ठीक है। तो आप उसे बोलेंगे कि भाई ये फ्लैट मेरा है, तो वो ब्रोकर बोलेगा कि भाई देखो ठीक है,
10 लाख आप अभी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, बट आपको कुछ टोकन मनी जमा करके रखनी पड़ेगी, ताकि अगर कल को मैं ये फ्लैट यहाँ पे रोक के रखूँ आपके लिए, तो कल को आप ये ना बोले कि ठीक है मैंने अभी तो एक्सेप्ट कर लिया आपका फ्लैट, पर अब मेरे को लेने की इच्छा नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर को, क्लाइंट को देना होता है। ठीक है, नो टेंडर इज एक्सेप्टेड इफ रिसीव्ड विदाउट अर्नेस्ट मनी। अगर अर्नेस्ट मनी उसने नहीं दी है, टेंडर एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी इज अबाउट 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, इट इज 2% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू इफ द कॉस्ट इज अप टू 10 करोड़। ठीक है, एंड रुपीज 20 lakh plus 1% of estimated cost in excess of 10 crore for work costing more than 10 crore। ठीक है, 10 करोड़ का अगर आप 2% निकाल लेंगे तो 20 लाख के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो अगर वो 10 करोड़ से भी ज्यादा का काम है, ठीक है, तो उसमें 1% और हम जोड़ लेंगे। ठीक है, अब अर्नेस्ट मनी किस किस फॉर्म में एक्सेप्ट होता है वो भी देखना जरूरी है। ठीक है, अर्नेस्ट मनी एक्सेप्टेड ओनली इन द फॉलोइंग फॉर्म। अगर अर्नेस्ट मनी आपका 10,000 तक का बन रहा है तो कैश में दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद है ट्रेजरी चालान। ट्रेजरी चालान मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि हाँ भाई यहाँ पर इतने फंड्स हैं, उससे मैंने आपको एक चालान दे दिया है। ठीक है, ताकि आप अपने आप उसको क्लेम कर लो और हमारे फंड से वो अपने आप कट जाएंगे। ठीक है, डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक गारंटीड बाय आरबीआई। ठीक है, कॉल रिसिप्ट मतलब कॉल रिसिप्ट भी एक टाइप ऑफ चेक होता है, तो किसी बैंक, जिस बैंक में उसका अकाउंट है उसके हिसाब से उसने, कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पे चेक काट के दे दिया आपको। ठीक है, बैंकर्स चेक ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक, ये भी एक चेक होता है। डिमांड ड्राफ्ट आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक, एफडीआर इज अ प्लेज इन फेवर ऑफ टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई अगर उसके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है किसी बैंक में, ठीक है, और उस फिक्स्ड डिपॉजिट में समझ लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्टर के अराउंड 15-20 लाख है। ठीक है, तो उससे वो एक फिक्स डिपॉजिट रिसीव दे सकता है कि मेरे को 2 लाख देने हैं अर्नेस्ट मनी में, और मेरे पास फिक्स डिपॉजिट में ऑलरेडी 20 लाख है। तो उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट वो एक चेक काट के दे देगा 2 लाख का क्लाइंट को, कि भाई तुम कभी भी जाओ बैंक में और ये रिसिप्ट वहां पे सबमिट कर दो, तो मेरे फिक्स डिपॉजिट से अपने आप 2 लाख कट के आपके पास आ जाएंगे एज अर्नेस्ट मनी। ठीक है, the earnest money given by all tenderers except the lowest tenderer should be refunded immediately after the opening of tenders or latest within a week from the date of receipt of tender। इसका मतलब क्या है कि जितने भी टेंडर्स हैं जो रिजेक्ट हो चुके हैं, जिसका पैसा ज्यादा लग रहा था जिसमें, ठीक है, तो उनका अर्नेस्ट मनी तो ऑब्वियसली रिफंड हो जाएगा क्योंकि उसका टेंडर हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, और जिसका अर्नेस्ट, और जिस टेंडर को हमने एक्सेप्ट किया है उसका अर्नेस्ट मनी तो हमारे पास ही रहेगा, और जो जो टेंडर्स हमने रिजेक्ट करे हैं उनका अर्नेस्ट मनी हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, चलिए, अर्नेस्ट मनी इज फोरफीटेड, मतलब अर्नेस्ट मनी को हम कैंसिल कर, अर्नेस्ट मनी एक्चुअली क्या होता है, अर्नेस्ट मनी बाद में हमें रिफंड भी करना होता है जब वो काम हो जाता है पूरा। तो उसमें क्या होता है, जैसे समझ लो कि उसने 5 लाख रुपए हमें दिए हैं कॉन्ट्रैक्टर ने। ठीक है, तो जैसे जैसे हम उसको बिल देंगे, जैसे जैसे उसका बिल का भुगतान करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्टर के बिल का भुगतान, उसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऑफ अर्नेस्ट मनी भी हम उसको भुगतान करते रहेंगे। ठीक है, तो उसका अर्नेस्ट मनी जो होता है वो रिफंड आपका हो जाता है, रिफंडेड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली थ्रू द कोर्स ऑफ, थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ना, वो तो एक्स्ट्रा पैसा है ना। ठीक है, तो ये आपका जो दो टेंडर आपने एक्सेप्ट किया है, जिस कॉन्ट्रैक्टर से आप काम करा रहे हैं, उसका अर्नेस्ट मनी भी ग्रेजुअली प्रोजेक्ट के टाइम पे, प्रोजेक्ट के थ्रू आउट वो रिफंड होता रहता है। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। ठीक है, इफ इज forfeited in the following case, अर्नेस्ट मनी कब हम उसको वापस नहीं देंगे, if any tenderer withdraws a tender before the expiry of validity period or before the issue of letter of acceptance whichever is earlier। मतलब अगर कोई टेंडर एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, और उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले अपना टेंडर विड्रॉ कर लिया, बोला कि नहीं भाई हम तो काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसका अर्नेस्ट मनी वापस नहीं होगा। if the contractor fails to furnish the prescribed performance guarantee within the prescribed period, मतलब जब उसका टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद उसको एक परफॉर्मेंस गारंटी फर्निश करनी होती है। ठीक है, अगर वो परफॉर्मेंस गारंटी फर्निश ना करे कॉन्ट्रैक्टर, और उसको फेल हो जाए वो परफॉर्मेंस गारंटी को पब्लिश करने के लिए, तो भी उसका अर्नेस्ट मनी आपका
फोरफिट हो जाता है, मतलब उसको हम अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। इन केस द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू कमेंस द वर्क स्पेसिफाइड in the tender document on the 15th day or such time period mentioned as in the letter of award, मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में हम क्या बोलेंगे, देखो भाई आज 1 जनवरी है, हम 1 जनवरी को आपका टेंडर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये काम 15 जनवरी तक स्टार्ट कर देना है। अगर कॉन्ट्रैक्टर 15 जनवरी तक स्टार्ट नहीं कर पाया तो भी उसका अर्नेस्ट मनी आपका फोरफिट हो जाता है, ठीक है। शिव कुमार देखो, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि इसको पढ़ के मेरे को लग रहा है कि आपने पिछले क्लासेस नहीं करे हैं, शायद पिछले क्लासेस की पढ़ाई आपने नहीं करी है। उसमें मैंने बताया था बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि पैसे उसको कब मिलेंगे, बीच बीच में या एंड में। जैसे लमसम कॉन्ट्रैक्ट में उसको एंड में मिलता है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में उसको बीच बीच में मिलता है, ठीक है। शिव कुमार प्लीज पिछले क्लासेस की पीडीएफ को पढ़िए, पिछले क्लासेस को देखिए, ठीक है। ये डाउट आपको नहीं आना चाहिए था, ठीक है। ये डाउट ऑलरेडी मैं बहुत चीजें पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में, जिसमें ऑलरेडी बहुत क्लियर है, ठीक है, कि कैसे हो रहा है ये सब, ठीक है। आपने पिछले क्लास या तो करी है और नहीं रिवाइज करा है, ठीक है, रिवाइज कीजिए, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा इस डाउट को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है। देखिए परफॉर्मेंस गारंटी पढ़ी थी हमने यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे परफॉर्मेंस गारंटी, ये होती क्या है ये हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है। चलिए परफॉर्मेंस गारंटी, ये भी एक टाइप ऑफ पैसा ही होता है, ठीक है। हर चीज पैसा ही है, सिविल में एवरीथिंग इज मनी, ठीक है। अर्नेस्ट मनी भी एक मनी होता है, परफॉर्मेंस गारंटी भी एक पैसा ही होता है, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच शैल बी डिपॉजिटेड बाय द सक्सेसफुल टेंडरर इक्वल टू 5% ऑफ टेंडर्ड एंड एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ वर्क, मतलब अर्नेस्ट मनी तो 2 to 5% था ही हमारा, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी उसको और देनी पड़ती है, कब, देखिए अर्नेस्ट मनी कब देते हैं, टेंडर के साथ साथ, ठीक है। तब हमें ये नहीं पता होता हमारा टेंडर एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और परफॉर्मेंस गारंटी हम तब सबमिट करते हैं जब हमारा टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है और हमें परफॉर्मेंस गारंटी भी सबमिट करनी होती है। अगर नहीं कर पाएंगे तो अर्नेस्ट मनी भी जाएगा ही जाएगा हमारा, और वो प्रोजेक्ट जो हमारा टेंडर एक्सेप्ट हुआ था वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ मनी which shall be deposited by successful tenderer equal to 5% of the tendered and accepted value of work. The performance guarantee can be deposited in the following form. कैश, अगर 10,000 से कम का परफॉर्मेंस गारंटी है तो कैश, डिपॉजिट एट अ कॉल रिसीट और बैंकर्स चेक और डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, ठीक है। ये तो वही है जो हमने आपके अर्नेस्ट मनी में फॉर्मेट्स पढ़े थे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, जिसपे अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रखी है, या आपकी खुद आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं जिसमें नॉर्मल कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे भी पैसे निकाल के वो परफॉर्मेंस गारंटी में दे सकता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट रिसीट मैंने बताया था क्या होता है, an irrevocable bank guarantee bond of any scheduled bank or a state bank of India in the prescribed form, ठीक है। अब बैंक गारंटी बॉन्ड क्या होता है, मतलब बैंक गारंटी बॉन्ड ये होता है कि बैंक गारंटी लेता है कि हाँ भाई ये जो 10 लाख रुपए का परफॉर्मेंस गारंटी है मैं कॉन्ट्रैक्टर से निकालवा के ही रहूंगा, ठीक है। मतलब जैसे आपने किसी बैंक में कोई कोलैटरल दे रखा है, कोई चीज गिरवी रखी हुई है, मतलब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसने अपना कोई घर या कोई बिल्डिंग उसने गिरवी रख रखी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसका कॉस्ट आपका 10-15 करोड़ का है, ठीक है। तो बैंक बोलेगा हाँ भाई अगर ये 10 लाख परफॉर्मेंस गारंटी का नहीं दे पाया तो उस प्लॉट मतलब जो भी प्रॉपर्टी है उसकी उसके उससे हम कुछ उसका कुछ पार्ट बेचकर 10 लाख रुपए आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फॉर्मेट्स है जो आपको समझने हैं, ठीक है, जिस फॉर्मेट में आपका परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट हो सकता है, ठीक है। द टाइम अलाउड फॉर डिपॉजिट ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी बाय द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी डिसाइडेड बाय द एनआईटी approving authority for a period ranging from 4 to 15 days of issue of letter of acceptance depending upon the magnitude or the urgency of work, ठीक है। आपका टेंडर एक्सेप्ट होने के बाद टेंडर एक्सेप्ट होने के बाद 4 से 15 दिन में कॉन्ट्रैक्टर को परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करनी होती है अप्रूविंग अथॉरिटी को, ठीक है। अप्रूविंग अथॉरिटी मतलब जो क्लाइंट है, जैसे डीडीओ हो गया, सीबीडब्ल्यूडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, नगर निगम हो गए, ठीक है। तो ऐसा कोई अप्रूविंग अथॉरिटी होगा, ठीक है। तो वो बताएगा कि हाँ भाई आपके टेंडर एक्सेप्ट होने के 4 से 5 दिन के बाद आपको ये परफॉर्मेंस गारंटी हमें सबमिट करनी है, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी कुछ नहीं है, एक अमाउंट ऑफ पैसा है तो उसको इस में इन में से किसी भी फॉर्मेट में
सबमिट करना होता है, ठीक है। The letter of commencement of work shall be issued to the contractor only after he submits the performance guarantee in an acceptable form, ठीक है। मतलब लेटर ऑफ कमेंसमेंट, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अलग होता है, लेटर ऑफ कमेंसमेंट अलग होता है कि हाँ भाई आपने अर्नेस्ट मनी भी दे दी है, परफॉर्मेंस गारंटी भी दे दी है, आपका टेंडर हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है, अब आप ये काम शुरू कर सकते हैं, तो वो होता है लेटर ऑफ कमेंसमेंट। तो ये तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्टर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपना परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करेगा, ठीक है। The performance guarantee shall be refunded to the contractor soon after the completion of work and issue of completion certificate, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी है ना, ये वो परफॉर्म करेगा उसकी गारंटी है, तो ऑब्वियसली बात है जब वो परफॉर्म कर लेगा, जब वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देगा, उसके बाद ही तो हम उसको पैसा देंगे, ये वापस देंगे, ठीक है। तो ये पैसा तभी रिफंड होगा उसको जब वो सारा काम कर देगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका ना ये हर बार नहीं होता है, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी नहीं होता है ये मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। अगर क्लाइंट को लगे, अगर क्लाइंट को लगे कि भाई कोई धोखाधड़ी हुई है हमारे साथ, ठीक है, कोई धोखाधड़ी हुई है हमारे साथ, ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम है जो क्लाइंट को एक्सेप्टेबल क्वालिटी का ना लगे, ठीक है, एक्सेप्टेबल क्वालिटी का ना लगे। अगर कोई स्लैब कास्ट हुई है, ठीक है, स्लैब कास्ट हुई है और उसको उसको लगा कि यार ये स्लैब कास्ट हो रही है ना, कास्ट होनी चाहिए थी M30 की, बट ये अभी तक M25 की कास्ट कर रहा था, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम लगे, कोई आर्ग्यूमेंट हो गए, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, तो क्लाइंट ये पैसा रोक सकता है और उसे बोलेगा जब तक तू इस चीज को ठीक नहीं करेगा तब तक मैं तेरे को पैसा नहीं देगा, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको मोटे मोटे अक्षरों में। The security deposit shall be collected by department from the running bill of the contractors at the rate of 5% of the bill amount. सॉरी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है, ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। जो मैंने बोला वो मैंने आपको रिटेंशन मनी के लिए बोला था, मैंने अभी जो आपको डेफिनेशन दी है वो आपको रिटेंशन मनी के लिए दी है, ठीक है। तो इसको फिलहाल भूल जाइए आप, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अर्नेस्ट मनी पढ़ लिया था, ठीक है, और परफॉर्मेंस गारंटी पढ़ ली थी, ठीक है, ठीक है। इन सब में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ ना कुछ पैसा क्लाइंट को दे रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी थर्ड टाइप ऑफ डिपॉजिट है जो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर से लेता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या होता है। द सिक्योरिटी डिपॉजिट shall be collected by department from the running bill of the contractor at the rate of 5% of billed amount। मतलब ऐसे अगर पहला बिल है, ठीक है, तो फर्स्ट बिल है कॉन्ट्रैक्टर का, वो समझ ली 10 लाख का है कि हमको कॉन्ट्रैक्टर को 10 लाख रुपए देने हैं फर्स्ट बिल पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे 5% हम कॉस्ट अपने पास रख लेंगे, ठीक है। मतलब 10 लाख का 95% ही उसको देंगे, ठीक है। मतलब 9.5 लाख ही देंगे उसको, ठीक है। और जो 50,000 है वो हम अभी नहीं देंगे, ये सब हम लास्ट में देते हैं, ठीक है। कब देते हैं देखते हैं, ठीक है। earnest money that is deposited by the contractor at the time of tenderer shall be treated as part of security deposit। मतलब तो उसने शुरुआत में earnest money दी थी ना, तो जब तक earnest money, जैसे आपका 5 लाख का उसने earnest money दिया है, ठीक है, और हमें हर बिल से 50,000 रुपए काटने हैं, ठीक है। तो हम 10 बिल्स तक हम उस पर 50 रुपए नहीं काटेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसके 5 लाख हैं। उसके बाद जब 11वां बिल आएगा तब हम उसके पैसे काटने लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका अर्नेस्ट मनी जो सबमिट करी है उसने, उसमें उतरेगा एडजस्ट, ठीक है। उसके बाद जब अर्नेस्ट मनी से ज्यादा हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉस्ट, तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट काटने लग जाएंगे, ठीक है। अर्नेस्ट मनी इज फर्स्ट एडजस्टेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड फर्दर रिकवरी इज मेड फ्रॉम रनिंग बिल ओनली व्हेन सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सीड्स द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। The security deposit can also be deposited in cash or in the form of government securities, fixed deposit received, etc. ठीक है, मतलब बिल पूरा दे दो उसको, बिल के अगेंस्ट वो आपको चेक देता रहेगा कॉन्ट्रैक्टर कि देखो भाई आपने हमें 10 लाख दिए, ये लोग 50,000 का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवली आपने हमें 9.5 लाख ही दिया है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड मेंटेनेंस पीरियड बाय कॉन्ट्रैक्टर, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी तो हम उसको काम करने के एंड में ही दे देते हैं, ठीक है, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट हम तभी उसको देंगे जब मेंटेनेंस पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि भाई आपको एक 5 मंजिलों की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, और उसका
5 इयर्स तक मेंटेनेंस भी करना है, ठीक है, 5 इयर्स तक आपको उसका मेंटेनेंस भी करना है, ठीक है। तो मेंटेनेंस पीरियड जब खत्म हो जाएगा, जब मेंटेनेंस पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही जो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट काट रहे थे उसके बिल से, उसके बाद अब उसको रिफंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। अब इस क्लास में सिर्फ 3 मिनट बाकी है, मैं आपको फटाफट लिंक भेज रहा हूँ सेशन 2 का, फटाफट ज्वाइन कीजिए उसको, उसके बाद हम और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं, अर्नेस्ट मनी, परफॉर्मेंस गारंटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों समझना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और कौन से हमें चीजें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट ज्वाइन, सेशन 2 को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ अभी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ गए थे हम लोग, ठीक है, समझ गए थे हम लोग, ठीक है। ये आपका बिल का कुछ पार्ट होता है, बिल का सम पार्ट जो आपका क्लाइंट रोक के रखता है एंड तक, ठीक है, जब तक मेंटेनेंस पीरियड आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद वो रिफंड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बिफोर द रिफंड ऑफ सिक्योर डिपॉजिट क्या क्या क्लाइंट मेक श्योर करता है, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है। देखिए सिर्फ मेंटेनेंस पीरियड कंप्लीट होने पे नहीं देगा पैसा उसको वापस सारा, ठीक है। उसको बहुत चीजें वो चेक भी करेगा क्लाइंट, उसके बाद उसका सिक्योर डिपॉजिट वो रिफंड करेगा। क्या क्या चेक करेगा? एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल मेजरमेंट रिक्वायर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, मतलब जितना काम होना चाहिए था वो मेजर करेगा ऑफिसर जाकर कि भाई उतना काम हुआ है कि नहीं, ठीक है। अप्लाइंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इमीडिएटली, इसका मतलब अगर उसको लगे कि भाई अभी भी और भी हमें देखने की जरूरत है, 5 साल इनफ नहीं थे मेंटेनेंस को चेक करने के लिए, तो वो ये बोल सकता है कि और 5 साल हम एक्सटेंड कर देते हैं मेंटेनेंस पीरियड को, ठीक है। तो वो भी हो सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स पॉइंटेड आउट बाय डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, मतलब अगर उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर कुछ डिफेक्ट है, टॉयलेट ठीक से नहीं बने, इसको फिर से बनाइए, टॉयलेट्स को ठीक कीजिए, रूम्स को अच्छे से नहीं बनाए गए हैं, कहीं पर सीलन आ रही है, कहीं पर वाटर बुकिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो वो सब डिफेक्ट रेक्टिफाई होने के बाद हम सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड करेंगे। कंप्लीशन ऑफ वर्क इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग क्लियरेंस ऑफ साइट एक्सेट्रा, मतलब आपकी साइट पे बहुत सारी क्लियरेंसेस होती है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस है कि भाई पहले ही बोल रखा था कि आप जितने भी पेड़ काटोगे इस बिल्डिंग के लिए उतने ही पेड़ आपको प्लांट करके मेंटेन भी करना होगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया क्लियरेंस ऑफ साइट के लिए, ठीक है। तो क्लाइंट देखेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने ये सब क्लियरेंसेस अच्छे से लिए हैं कि नहीं, उसने क्लियरेंसेस में जो भी चीजें उसको करनी थी वो सब उसने किए हैं कि नहीं, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट थी क्लियरेंसेस की उसने फुलफिल किए हैं कि नहीं वो देखेगा। रिटर्न ऑफ सरप्लस मटेरियल इशूड बाय डिपार्टमेंट इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क और एज एंड व्हेन इट कम्स टू लाइट, ठीक है। मतलब अगर डिपार्टमेंट कोई भी को मटेरियल दे रहा है, ठीक है, जैसे सीमेंट दे रहा था उसको, बजरी दे रहा था, एग्रीगेट दे रहा था, तो जो भी चीजें काम नहीं आई, जो भी चीजें चीजें बच गई, तो वो सब भी कॉन्ट्रैक्टर को इमीडिएटली क्लाइंट को या डिपार्टमेंट को वापस करना पड़ता है। तो ये सब चीजें, ये सब 5 चीजें जस्टिफाई करने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद ही क्लाइंट उसको उसका सिक्योर डिपॉजिट वापस करेगा, ठीक है। तो ये आपका सिक्योर डिपॉजिट का कब वापस देना होता है उसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। तो सिक्योर डिपॉजिट मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई डाउट आना नहीं चाहिए, थ्योरेटिकल है सारा, इससे मैंने आपको कल पीडीएफ अपलोड करी थी ग्रुप पे ताकि आप लोग खुद पढ़ लो इसको, ठीक है। काफी थ्योरेटिकल है, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, बस हाँ जब साइट पे जाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप लेन देन करेंगे तब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सिक्योर डिपॉजिट कैसे आता है, कितना हमें बिल काटना पड़ता है, कब उसको वापस देते हैं, अर्नेस्ट मनी क्या होता है, परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है, ये सब थ्योरेटिकल है, बट सबसे ज्यादा काम यही चीजें आएंगी आपकी साइट पे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हेलो रिटेंशन, सर। मैंने बताया था आपको हेलो, पहले, मैंने गलती से एक्सक्यूज मी सर। में रिटेंशन मनी का समझा दिया था आपको, ठीक है। तब हेलो सर। मनी, retention money is the money of the contractor retained by the department. हेलो सर। He claims for payment of a sum of money arises out of or under the contract against the contractor, ठीक है। मतलब कोई भी अगर उसको धांधलेबाजी या कोई भी धोखेबाजी क्लाइंट को दिखी कि भाई हमने ये पैसा उसको दे दिया था पहले पर उसने ये काम सेटिस्फैक्टरीली नहीं किया है, ठीक है। अगर उसको सीवेज बनानी थी, सीवर लाइन बिछानी थी,
बिल्डिंग के इर्द गिर्द, ठीक है। पर हमने बाद में देखा कि सीवर लाइन हमारा 300 mm डाई का होना चाहिए था, पर उसने 250 mm डाई का बिछा दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है धांधलेबाजी हुई है, ठीक है। तो हम तब उसके अगेंस्ट, ठीक है, तब उसके अगेंस्ट हम कुछ पैसा अपना रोक सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये पैसा हम तेरे को नहीं देंगे, ठीक है। समझ लीजिए 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए का बिल है, उसमें से 10% मतलब 50,000 तो हम रोक लेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, ठीक है। और हम 1-2 लाख और रोक सकते हैं बिल से रिटेंशन मनी के लिए, अगर हमें लगे कोई भी धांधलेबाजी हुई है, ठीक है, साइट पर, ठीक है। रिटेंशन मनी जरूरी नहीं होता कि हमेशा होगा, ये तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होगा, ठीक है। The engineer in charge is entitled to withhold the sums in whole or in part from secure deposit till finalization or adjustment of any such claim, ठीक है। या तो बिल से रोक लेगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, मेंटेनेंस पीरियड के बाद जो उसको सिक्योर डिपॉजिट वापस करनी है उसमें से कुछ पार्ट वो रोक लेगा, बोलेगा कि देख सिक्योर डिपॉजिट 5 करोड़ की है, मैं तुझे 4 करोड़ दूंगा, 1 करोड़ में रोक के रखा है क्योंकि मुझे ये चीजें अनसेटिस्फैक्टरी लगी है, ठीक है। आप बोलोगे इंजीनियर इन चार्ज क्या होता है भाई, हमने तो ऐसा कुछ पोस्ट पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो मैं बता दूं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट होती है, उससे या उससे बड़ी जो भी पोस्ट होती है वो सब आपका इंजीनियर इंचार्ज बनने के केपेबल होते हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा कितना बड़ा काम है, अगर छोटा मोटा काम है बहुत बड़ा नहीं है तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ही इंजीनियर इंचार्ज बना दिया जाता है, ठीक है। पर अगर बहुत बड़ा काम है तो जनरली आपका जो चीफ इंजीनियर होता है वही आपका इंजीनियर इंचार्ज होता है, ठीक है। तो बता दिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उससे ऊपर जितने भी पोस्ट हैं उनमें से कोई भी इंजीनियर इंचार्ज बन सकता है प्रोजेक्ट का, डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है। चलिए, इफ सिक्योरिटी, अब अब मैंने बताया आपको रिटेंशन मनी किससे किससे निकाली जाती है, सिक्योरिटी मनी से। बट अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है हमारे पास टोटल, उससे ज्यादा रिटेंशन मनी करना चाह रहा है इंजीनियरिंग चार्ज, वो और भी बड़ा फाइन इम्पोज करना चाह रहा है, तो क्या करें। इफ सिक्योरिटी अमाउंट इज इनसफिशिएंट टू कवर द क्लेम्ड अमाउंट, the engineer is charge is entitled to subtract the amount from any sum found payable to the contractor from the department। तो अगर ये तो बहुत ही मतलब एम्बिगस है, बट अगर कभी भी सिक्योरिटी अमाउंट से ज्यादा रिटेंशन मनी इंडियन इंचार्ज को रिटेन करना पड़े अपने पास अनसेटिस्फैक्टरी काम के अगेंस्ट, तो वो क्या करेगा, कोई भी और अगर पैसा कॉन्ट्रैक्टर को देना है, कोई भी और अमाउंट, जैसे समझ लीजिए हमें परफॉर्मेंस गारंटी वापस करनी है, समझ लो, ठीक है, तो परफॉर्मेंस गारंटी से कुछ पैसा रोक लेगा, ठीक है, एज रिटेंशन मनी, समझ गए। रिटेंशन मनी कब होता है, जब कोई भी अनसेटिस्फैक्टरी काम इंजीनियर इंचार्ज को दिख जाए और उसको लगे कि भाई इसके अगेंस्ट तो पैसा हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटेंशन मनी देख लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, इट इज एसेंशियली बी डिपॉजिट बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली बात, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो एसेंशियली हम काटेंगे ही काटेंगे पूरे प्रोजेक्ट के थ्रू आउट, ठीक है। रिटेंशन मनी कंपलसरी नहीं होता, मैंने कहा था मैंडेटरी नहीं होता रिटेंशन मनी, अगर कोई अनसेटिस्फैक्टरी काम दिखे इंजीनियरिंग चार्ज को तो रिटेंशन मनी वो रोक सकता है, वरना कंपलसरी नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट डिपेंड अपॉन द टेंडर्ड अमाउंट, ऑब्वियसली बात है, टेंडर्ड अमाउंट के हिसाब से आपका बिल बनेगा और बिल के हिसाब से आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट बनता है, ठीक है। रिटेंशन मनी का किसी भी टेंडर अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, इट हैज नो रिलेशन विद टेंडर अमाउंट बट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक है। मतलब टेंडर अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। बस वो डिपेंड करेगा कि इंजीनियरिंग चार्ज को कहाँ कहाँ अनसेटिस्फैक्टरी काम दिखा है, तो उसके हिसाब से वो रिटेंशन मनी बना सकता है अपना कि भाई इतना पैसा हम रोक लेंगे। द अमाउंट रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंटेनेंस पीरियड, सिक्योरिटी डिपॉजिट पता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट परफॉर्मेंस गारंटी ये सब आपका मेंटेनेंस पीरियड के बाद वापस कर दी जाती है। इट हैज नो रिलेशन विद द मेंटेनेंस पीरियड, ठीक है। कोई लेना देना नहीं है, मेंटेनेंस पीरियड कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, कोई लेना देना नहीं है उससे, उसका सिर्फ ये लेना देना है कि जो भी क्लेम, जो भी अनसेटिस्फैक्टरी काम या जो भी क्लेम आपका क्लाइंट ने किया है कि भाई यहाँ यहाँ हमारे साथ धोखेबाजी हुई है, वहां वो जब तक रेक्टिफाई नहीं हो जाता था, जब तक जस्टिफाई नहीं हो जाता कि भाई ये वाला काम जो हमने धांधलेबाजी करी है उसको हमने करेक्ट कर दिया है, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक रिटेंशन मनी उसकी वापस नहीं करी जाएगी। दिस इज मेंट फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
सिक्योरिटी डिपॉजिट कब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एज अ सेफ्टी मेजर कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंडीशंस हैं अगर वो फॉलो नहीं करी कॉन्ट्रैक्टर ने तो हम ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसलिए उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट हम जमा कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। दिस इज मेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी क्लेम अगेंस्ट दिस टेंडर और अदर टेंडर, ठीक है, समझ गए। तो रिटेंशन मनी आपका सब्जेक्टिव टर्म है बहुत, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये बस इंजीनियरिंग चार्ज को अगर कोई भी धांधलेबाजी दिखी, अगर दिखा कि भाई यहाँ पर कुछ धांधलेबाजी हुई है या फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स दिखी है, इरेगुलरिटीज को दिखी है, तो रिटेंशन मनी वो रोक सकता है, वरना रिटेंशन मनी जनरली नहीं होती है कोई, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ही होती है, ठीक है। मेरे ख्याल समझ आ चुका है आपको, ठीक है। तो हमने बहुत सारे टाइप ऑफ फंड्स पढ़े हैं, अर्नेस्ट मनी, परफॉर्मेंस गारंटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, और रिटेंशन मनी, ठीक है। ये चारों के बारे में को पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार, ठीक है, आपको डेफिनेशन वगैरह आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा प्रोजेक्ट वो कर सकता है, उसके हिसाब से उसका टाइप डिफाइन होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला है स्मॉल रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर। इसका मतलब क्या है? आपको घर में पुताई करानी है, ठीक है, या फिर घर में टाइलिंग करानी है, ठीक है, तो आप स्मॉल रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर इनको बुला सकते हो कि भाई वो कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ टाइलिंग का काम करता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ छत का काम करता है, या सिर्फ और सिर्फ ब्रिक वर्क का काम करता है, ठीक है। तो वो आपके स्मॉल रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है जनरल कॉन्ट्रैक्टर। ये क्या होते हैं? दीज कंपनीज ऑफन आर एक्सपर्ट्स इन ईदर न्यू बिल्डिंग्स और ऑल्टरेशन वर्क। Many building contractors subcontract a major portion of their work, while alteration contractors generally perform many of the trades with their own forces. Some general contractors specialize in public work, ठीक है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर मतलब ये कोई भी काम कर लेंगे, चाहे आपको छोटी मोटी बिल्डिंग बनवानी हो, ठीक है, या फिर आपको वाटर पाइपलाइन बिछवानी हो, सीवर लाइन बिछानी हो, या कोई सेप्टिक टैंक बनाना हो, ठीक है, तो ये कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और इनके पास खुद का फोर्स होता है, खुद का लेबर होता है, और वो आपका पूरा का पूरा काम कर देंगे, ठीक है। प्लानिंग व्लानिंग का काम नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है, प्लानिंग कितना पैसा लगना है वो सब आप डिसाइड करोगे, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इनको बोलोगे ये काम मुझे करवाना है, ठीक है, बस, और कुछ नहीं करते, ये सिर्फ काम करते हैं, प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं करते ये लोग, ठीक है। आप प्लॉट भी इनको खरीद के दोगे, ये नहीं कि प्लॉट ये खरीदने जा रहे हैं, प्लॉट जगह वगैरह सब कुछ आप खुद जुगाड़ करके इनको दोगे, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट है ओनर बिल्डर। ओनर बिल्डर क्या होता है कि सबसे पहली बात तो वो बिल्ड करेगा चीज को, कोई भी छोटा सा घर बनाएगा, ठीक है, तो उसका बिल्डर भी वही है, उसका ओनर भी वही है, ठीक है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्टर बना तो रहा है पर उसका ओनर वो नहीं है, ओनर वो है जो उससे काम करवा रहा है। थर्ड वाले पार्ट में क्या है? ओनर बिल्डर, वो खुद ही बना रहा है और खुद ही रहेगा उसके अंदर, ठीक है। द कंपनी एक्ट एज एन ओनर बिल्डर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर इन द स्ट्रिक्ट सेंस। ऑब्वियसली बात है कि कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी ना है वो तो खुद के लिए काम कर रहा है, ठीक है। सच अ कंपनी बिल्ड्स बिल्डिंग्स ओनली फॉर इट्स ओन ओनरशिप, ठीक है। जैसे कोई बहुत ही बड़ा कंपनी है, ठीक है, वो खुद ब खुद अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग बनाएगा और खुद ही रहेगा उसके अंदर, किसी के लिए बना नहीं रहा है, ठीक है। या फिर क्या करेगा? वो बिल्डिंग बना लेगा, शुरुआत के 4-5 साल तक खुद ओन करेगा उसको, उसके अंदर की फर्निशिंग कराएगा, सब कुछ कराएगा, उसके बाद उसको बेच देगा, ठीक है। कभी कभी ये लोग बेच भी देते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। इस, इसमें क्या होता है कि ओनर बिल्डर में जैसे आपने आपने देखा होगा कि छोटे मोटे जगहों पे दिल्ली में बिल्डर फ्लैट्स बिकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करता है बिल्डर कि 4-5 मंजिलों का फ्लैट बना लेगा, 4-5 मंजिलों के अपार्टमेंट बना लेगा, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर में खुद रहेगा, ऊपर के रेस्ट ऑफ द फ्लोर जो है वो बेच देगा, ठीक है ना। तो वो उसमें वो एक कॉम्बिनेशन है, वो खुद तो रह ही रहा है और जो ऊपर के फ्लोर्स हैं उसको वो बेच दे रहा है, ठीक है। तो ओनर बिल्डर ये भी कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है। आपने सुना होगा कि जिनके पास बहुत पैसा हो दिल्ली में, वो क्या करते हैं? 4-5 मंजिलों की बिल्डिंग बना देते हैं, फर्स्ट फ्लोर में खुद रहते हैं, ऊपर या तो जिम को बेच देंगे या किसी बैंक को बेच देंगे, ठीक है, या फिर लोगों को बेच देंगे या फिर रेंट पे दे देंगे उसको, ठीक है। Many owner builders on occasion act in the bulk of general independent or as a construction manager as a sideline to their main occupation of building for their own account। इसका मतलब क्या है? ओनर बिल्डर को खुद तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, कैसे बिल्डिंग बनानी है, कैसे प्लॉट एक्वायर करना है, कैसे उसमें काम करवाना है, कैसे उसको बेचना है, खुद तो एक्सपीरियंस हो चुका है उसको। तो कभी कभी ओनर बिल्डर ये काम के साथ साथ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी करते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने 5 मंजिलों की बिल्डिंग बना रखी है, आपने बहुत दिल्ली में काफी जगहों पे 10-15 जगहों पे
बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है, बेची है, तो आपके पास कोई और नया बिल्डर आएगा, बोलेगा कि भाई तूने तो बहुत काम कर रखा है ऐसा, मुझे गाइड कर दे, ठीक है। तो वो अपने बिल्डिंग बनाने के साथ साथ वो नए बिल्डरों को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या फिर कंसल्टेंसी भी कर रहा है, उनको गाइड भी कर रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, रियल एस्टेट डेवलपर, ठीक है। आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, सुपर टेक, ठीक है, सुपर टेक या अम्रपाली, ठीक है। तो इसको इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपका मोटा मोटा क्लियर हो जाना चाहिए रियल एस्टेट डेवलपर क्या है, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद है प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर, अब ये क्या होता है, ठीक है। The construction management organization sometimes provides all the personnel needed. Such personnel embrace construction superintendents, expediters, project managers, accounting personnel. मतलब सब कुछ दे रहा है वो, सिर्फ और सिर्फ लेबर नहीं दे रहा है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी दे रहा है, वो अकाउंटिंग पर्सनल भी दे रहा है। अकाउंटिंग पर्सनल मतलब देखिए कि भाई कितना पैसा गया है, कितना काम हो गया है। तो जितने भी आपके प्रोफेशनल्स लगेंगे काम करने के लिए, सारे प्रोफेशनल्स वो आपको दे रहा है, ठीक है। The manager sublets the varied part of development at the name of the owner and will do all the mandatory work-based administration, field regulation, requisitioning, paying to subcontractors, payroll reports and other works on the owner's behalf for a fee, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए जनरली इसको क्या बोलते हैं हम, आप अगर कभी भी उसमें जाएंगे साइट पे तो उसको हम बोलते हैं पीएमसी, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एंड कंसल्टेंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीबीडब्ल्यूडी से हो गया सीबीडब्ल्यूडी, ठीक है। समझ लीजिए कि आपके पास एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सीबीडब्ल्यूडी, ठीक है। वो क्या करेगा, वो किसी पीएसयू को या फिर किसी कंपनी को हायर कर लेगा, बोलेगा कि भाई जितना भी काम है ना, मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है बहुत बड़ी, तो उस पर जितना भी काम है सब आप ही करोगे, ठीक है। उसके लिए हम तो आपको कुछ फीस दे देंगे, समझ लीजिए कुछ 10 करोड़ का काम है, ठीक है, 10 करोड़ का टोटल काम है। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट करना, टेंडरिंग बनाना, काम करवाना, सब कुछ ये करेगा, ठीक है, ठीक है। और पैसा भी इनको यही देगा, ठीक है। तो सीबीडब्ल्यूडी कितना पैसा देगा इसको, 10 करोड़ तो प्रोजेक्ट काम है ही, प्लस कुछ फीस, मतलब समझ लो कि 1 करोड़ दे देगा, और बोलेगा कि 1 करोड़ है ये सब चीजों को मैनेज करने का, ठीक है। ये सब चीज मैनेज करने का पैसा 1 करोड़ में आपको और दे दूंगा, ठीक है। तो कंपनी बोलेगा ठीक है भाई हम कर देंगे ये काम, ठीक है। तो ये होता है, इसमें क्या है कि ओनर नहीं है वो कंपनी, कंपनी सिर्फ एक मीडिएटर है, ठीक है। एक मीडिएटर है बीच में जो ये काम करवा रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो कोई फ्लैट खरीदने या फिर फ्लैट को रेंट पे लेने के लिए, ठीक है। तो एक बीच में एक बंदा होता है जो को फ्लैट दिखाता है ओनर के बिहाफ पे, तो क्या बोलते हैं, ब्रोकर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ब्रोकर बोलता है ना कि हाँ भाई यहाँ 15,000 का रेंट है, आप मुझे 5,000 और दे देना, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना काम किया है, ठीक है, आपको फ्लैट दिखाए हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो वो उसकी कंसल्टेंसी फीस होती है। तो वही आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। आपका बीच में कंपनी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर, जो डिपार्टमेंट के बिहाफ पे सारा काम करता है, और जितना ही प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगा उससे थोड़ा सा और ज्यादा पैसा चार्ज करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है प्रोग्राम मैनेजर। प्रोग्राम मैनेजर क्या है, अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन मैनेजर कुड एक्सपैंड सर्विसेज बाय एंडेवर प्रोग्राम मैनेजमेंट। क्या है मतलब इसका, such services can embrace demolition existing building on the site, devising and providing financial analysis of new buildings, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ में क्या था कि सीपीडब्ल्यूडी ने सब कुछ देख लिया है कि भाई लैंड कैसे लेना है, बिल्डिंग कितने माले की बनानी है, कितना पैसा लगना है, सब कुछ सीपीडब्ल्यूडी ने खुद कर दिया है, ठीक है। पर प्रोग्राम मैनेजर में क्या होगा, सीपीडब्ल्यूडी उस कंपनी को एडिशनल और काम देगा, वो बोलेगा कि भाई हमें एक बिल्डिंग बनानी है ऑफिस के लिए, हमें ये नहीं पता कितने मंजिलों की बनानी है, कितना पैसा लगना है, कहाँ पर लैंड लेंगे, हमें कुछ नहीं पता, सब कुछ आप ही करोगे, आप ही करो सब कुछ, ठीक है। आप ही कंपनी को बोल देगा कि भाई आप ही सब कुछ करो, ठीक है, और आप उस काम को करवाओ, और एंड में हम आपको सारा पैसा दे देंगे, ठीक है। तो इसमें supervising services, performing pre-construction services during planning stage, advertising for and receiving bids from the contractor, demolition of existing building। कोई अगर कोई साइट है जो सीबीडब्ल्यूडी ने बोला कि भैया हमारी पुरानी बिल्डिंग है, इसको तोड़ के आपको नई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो सब कुछ काम वो कंपनी खुद करेगा, ठीक है, सीबीडब्ल्यूडी उसमें कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे जब हम बढ़ रहे हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, तो कंपनीज का
जो काम है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यही इसी बिना पे आपका टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज डिमार्केटेड है। ठीक है, चलिए फिर पढ़ेंगे पैकेज बिल्डर्स। अब पैकेज बिल्डर्स क्या होता है, देखिए क्या होता है। अब पैकेज सच कंपनीज टेक ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाएगा, वो बिल्डिंग को डिजाइन भी करेगा कि बिल्डिंग में कितना लोड, कितने लोड के लिए डिजाइन करना है, उसके उसके बाद कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, अब फाइनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब देखिए सिक्स्थ वाले में सिविल ने कहा था कि भाई पैसे तो हम तुम्हें दे देंगे, ठीक है, जितना पैसा लगेगा हम तुम्हें दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें पैकेज बिल्डर में क्या है, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं भाई, पैसे भी नहीं देंगे तुम्हें। ठीक है, तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हें कहाँ से फाइनेंस लेना है और कैसे तुम खुद ब खुद वहां से प्रॉफिट निकालो। मतलब समझ लो कि सीबीडब्ल्यूडी को एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसमें आपके 5 बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, जिसमें लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हम फ्री में दे देंगे उनको, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बनाना है वो। ठीक है, बट उसके साइड में हम एक ऑफिस बिल्डिंग बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो हम बड़े बड़े ऑफिस को बेच देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई ये जो चीजें हैं इसके लिए हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, और इसके इर्द गिर्द आप डेवलपमेंट कर सकते हो, जो आप दूसरी कंपनीज को बेच के उससे मुनाफा या प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो ये सब कंपनियों को सोचना होता है। ठीक है, कि कहाँ से हम फाइनेंस लाएंगे प्रोजेक्ट के लिए, कहाँ से हम प्रोजेक्ट में पैसा डालेंगे। ठीक है, लैंड कैसे एक्वायर करेंगे, सब कुछ हमें खुद सोचना होता है। ठीक है, इसमें कोई भी पैसा आपको क्लाइंट या सीबीडब्ल्यूडी नहीं देता है। ठीक है, firms that engage firms that engage in package building usually are able to show prospective clients prototypes of similar building completed by them for previous owners। इसका मतलब क्या है, इसमें वो कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उसने कर रखे हैं पहले, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स वो दिखा सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है आपका, बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपका कोई कंपनी है जो रोड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, रोड। ठीक है, एनएचआई ने बोला कि भाई आपको एक रोड बनानी है बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत लंबी हाईवे बनानी है। ठीक है, इसमें कितना पैसा लगे हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। ठीक है, आप 5 साल तक, 5 ईयर्स तक इसमें क्या कलेक्ट करोगे, टोल। ठीक है, टोल कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 5 ईयर्स तक आपने टोल कलेक्ट किया, तो आपने 5 साल तक जो टोल कलेक्ट किया उससे आपका जो भी पैसा लगा था रोड में, भुगतान हो गया उसका। उसके बाद आप इस रोड को वापस दे दोगे एनएचआई को, जिसमें टोल आपका फिर हट जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टाइप्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के, जिसमें आपका जो ओनर होता है वो कोई पैसा नहीं देता है। ठीक है, सारा पैसा आपको खुद देखना होता है कि भाई इसमें अगर कोई मुनाफा है तो कहाँ कहाँ से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, ताकि जो भी हमारा पैसा लगा है इसमें वो पैसा हमारे पास वापस आ जाए। ठीक है, पैकेज बिल्डर्स ऑफन एम्प्लॉय देयर ओन स्टाफ ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एज वेल एज कंस्ट्रक्शन पर्सनल। ठीक है, सारा आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन में लेबर्स हो गए, फोरमैन हो गया, सब कुछ उनके पास खुद होता है, खुद एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन अ पैकेज बिल्डर अंडरटेक्स design as part of the order of for a design construction contract, the builder must possess the necessary professional license for engineering or architecture which is required in most states for performing that function। मतलब अगर कोई कंपनी बोल रही है कि हम भी बिल्डिंग बनाएंगे नहीं, बिल्डिंग को डिजाइन भी करेंगे आर्किटेक्चरल और सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए उसका। ठीक है, कोई भी आप डिजाइन कर रहे हो तो उसका लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैकेज बिल्डर ऐसे कोई भी नहीं बन जाता है। ठीक है ना, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा स्टाफ और बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, तभी वो कोई भी कंपनी एक फुल पैकेज बिल्डर बन सकता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। लास्ट पार्ट होता है स्पॉन्सर बिल्डर। ठीक है, अब स्पॉन्सर बिल्डर में क्या होता है पढ़ लेते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट है सबसे बड़ा आपका टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, यही होता है। इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट एडेड और सब्सिडाइज बिल्डिंग, particularly field of housing, a sponsor builder may given the responsibility for planning, design, construction, rental, management and maintenance। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पैकेज बिल्डर में लैंड को एक्वायर करना, ठीक है, सब कुछ कंपनी के ऊपर है। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, एक पर स्पॉन्सर बिल्डर में क्या होता है कि कोई स्पॉन्सर होता है, समझ लीजिए कोई स्पॉन्सर है, समझ लीजिए सीबीडब्ल्यूडी कोई स्पॉन्सर है। ठीक है, वो बोलेगा कि भाई तुझे कोई भी प्रॉब्लम आए लॉ को लेकर या
एक्विजिशन को लेकर, लैंड तेरे को मिल नहीं रहा है, ठीक है, या फिर कोई माथापच्ची हो रही है, या फिर कोई और अथॉरिटी तेरे पे कोई केस कर रही है, तो सब हम संभाल लेंगे। हमारे पास लॉयर्स हैं, ठीक है, हमारे हमको पता है कि कैसे पेपर वर्क करना है, सब कुछ हम संभाल लेंगे, तू बस बनाने का देख कि कैसे बिल्डिंग को बनानी है, ठीक है। क्या मतलब, अ स्पॉन्सर गाइड्स अ प्रोजेक्ट थ्रू द गवर्नमेंट प्रोसेसिंग एंड डिजाइन स्टेजेस, मतलब जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं जो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, उन सबको स्पॉन्सर झेल लेगा, ठीक है, स्पॉन्सर उनसे बात कर लेगा कि भाई हमें बहुत जरूरी है काम करवाना, तो ये काम प्लीज होने दीजिए, ठीक है। द स्पॉन्सर एम्प्लॉयज अटॉर्नीज, अटॉर्नी मतलब लॉयर्स, ठीक है, तो आप जिनको पता है कि भाई कहाँ कहाँ ये लॉ में फंस सकता है, ठीक है, टू डील विद वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, financial agencies and real estate consultant to provide the know-how in land acquisition and appraisal, ठीक है। मतलब जो भी आपको लैंड को एक्वायर करने में जो प्रॉब्लम आती है, समझ लीजिए कि वो लैंड पे कभी खेती होती थी पहले, ठीक है, तो सबसे पहले तो फार्मर्स को बताना पड़ेगा कि भाई हमें आपका लैंड चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो वो सब जैसे समझ लीजिए कि आपका जेवर एयरपोर्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है, आपका जेवर एयरपोर्ट है जो आपका नोएडा में बन रहा है, ठीक है, जेवर एयरपोर्ट जो है उसमें नोएडा में बन रहा है आपका, ठीक है, उसमें आपका स्पॉन्सर जो है, जो आपका स्पॉन्सर है वो आपका यूपी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो आपका लैंड एक्वायर कर रहा है, ठीक है, सब कुछ यूपी गवर्नमेंट कर रहा है उसमें, ठीक है। और जो बिल्डर है, जो बिल्डर है वो आपका स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ठीक है, ज्यूरिक करके एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ठीक है, वो उसमें बिल्डर है, ठीक है। तो इसमें लैंड को एक्वायर करना और जो भी क्लियरेंसेस चाहिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ठीक है, हाइट क्लियरेंस, जो भी क्लियरेंस चाहिए वो यूपी गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का सिरदर्द है वो, ठीक है। ज्यूरिक को सिर्फ आके वहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट बनाना है वहाँ पर आकर, ठीक है। तो ये आपका स्पॉन्सर बिल्डर टाइप का कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का टाइप नहीं है, ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है जिसमें स्पॉन्सर सब कुछ देखेगा कि भाई लैंड आ रहा है कि नहीं हमारे पास, कोई और गवर्नमेंट एजेंसी कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं उठा रही है इसके ऊपर, ठीक है, तो वो सब वो देखेंगे, बिल्डर को आके सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनानी है वहां पे, ठीक है। तो इसमें ऑन साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग द स्पॉन्सर एज्यूम द बिल्डर्स रोल एंड इन दिस सेंस फंक्शंस वेरी मच एज एन ओनर बिल्डर वुड फॉर बिल्डिंग इट्स ओन प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब इसमें स्पॉन्सर एक टाइप ऑफ बिल्डर ही तो बन गया, मतलब उसने लैंड भी एक्वायर कर लिया, सारे क्लियरेंसेस भी ले लिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कंपनी को बोल रहा है कि तू भाई बिल्डिंग बना दे, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है वो खुद ही बनवा रहा है और खुद ही वो ओनर है, तो ओनर बिल्डर हमने पढ़ा था थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, वैसा ही तो हो गया। इसमें बस स्पॉन्सर का एक अलग रोल आ जा रहा है जिसमें वो सारा क्लियरेंसेस लेकर कंपनी को दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। एक लास्ट पार्ट है हमारा शेड्यूल ऑफ रेट्स, ठीक है, वो आपको मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोग DSR, डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स, ठीक है, वॉल्यूम 1 2018, ठीक है, इसका पीरियड डाउनलोड करिए और समझिए ये क्या है, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ शेड्यूल ऑफ रेट्स में आपका जो भी काम होता है, ठीक है, वर्क या फिर जो लेबर होता है उनके रेट्स गिवन होते हैं, ठीक है, या फिर मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, काम और लेबर, इनके रेट्स इसमें गिवन होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपका किसी प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकलता है, ठीक है। तो इसके लिए हम शेड्यूल ऑफ रेट्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको DSR वॉल्यूम 1 समझा दूंगा कैसे पढ़ते हैं, क्या देखना होता है उसमें, ठीक है, और कैसे उसको यूज करते हैं साइट पे। बाकी आप खुद भी देखिए उसको, मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड भी किया था DSR वॉल्यूम 1, ठीक है, उसको समझिए खुद से, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट यूनिट, उसका नाम है बिलिंग, ठीक है, कि बिल बनाते कैसे हैं, कितने टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो फटाफट 5 मिनट में अपना अटेंडेंस दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं चैट बता देता हूँ पहले, ठीक है। अटेंडेंस स्टार्ट हियर, चलिए, अपना नाम, BT, रोल नंबर और बैच फटाफट लिखिए 5 मिनट में, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं हम लोग।
हेलो सर। हेलो हेलो सर। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, फिर हम क्लास करेंगे आपकी और आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय।